आज हम मौजूद हैं उत्तराखंड क्रांति दल के केंद्रीय कार्यालय में और हमारे साथ मौजूद हैं पुष्पेश त्रिपाठी जी, जो पूर्व में विधायक रह चुके हैं, द्वारहाट से विधायक रह चुके हैं। और आज इनसे कई सवालों पर जवाब लेंगे कि पहले के प्रदेश में और अब के प्रदेश में क्या फ़र्क है, और स्वास्थ्य सेवाएं, शिक्षा, रोजगार, पलायन या और अन्य मुद्दों पर भी चर्चा करेंगे। आप पूर्व विधायक रहे हैं यूकेडी के, तो उस समय में और इस समय में अब क्या अंतर दिखाई दे रहा है? पहला अंतर तो यही दिखाई दिया जो कल पूरे प्रदेश ने देखा। अभी एक रिपोर्ट आई थी एक संस्था के द्वारा, जिसमें अनूप नौटियाल जी हैं। उन्होंने उस रिपोर्ट में पूरे देश के राज्यों के विधानसभा सत्र जो चलने का जो टाइमिंग है, उस पर एक विवरण प्रस्तुत किया था, जिसमें उत्तराखंड राज्य में पूरे देश में सबसे कम टाइम के विधानसभा सत्र चले। 2023 में पूरे वर्ष भर केवल 7 दिन और 2024 में केवल 10 दिन उत्तराखंड में विधानसभा सत्र आहूत हुए। और मुझे लगता है कि जो ये विशेष सत्र का आयोजन किया गया, वो इसी रिपोर्ट के डर से, इसी रिपोर्ट ने आईना दिखाया सरकार को, और सरकार और विपक्ष ने मिल करके ये 2 दिन का सत्र आहूत किया था। फिर जनता के दबाव में जिस तरीके के पूरे प्रदेश में आंदोलन चल रहे हैं, उसको देख करके 1 दिन का इन्होंने आंदोलन बढ़ाया। तो ये बहुत बड़ा अंतर है। पहली विधानसभा, दूसरी विधानसभा में जब नारायण दत्त तिवारी जी की सरकार थी, खंडूरी जी की सरकार थी, तो सबसे महत्वपूर्ण बात ये थी कि एक तो चर्चा होती थी, विधानसभा सत्र चलते थे और लंबे लंबे चलते थे, 8-8 दिन, 10-10 दिन, 11-11 दिन, तो एक सत्र चलता था। तो उस पर जब जनता सत्र चलेगा तो जाहिर सी बात है, जन मुद्दे उठेंगे, विधायक अपने क्षेत्रों के सवाल उठाएंगे, सरकार को जवाब देना पड़ेगा, ब्यूरोक्रेट्स को तैनात रहना पड़ेगा। और ये लापरवाहियां जब से शुरू हुई हैं 2012 के बाद से, तब से हमारी ब्यूरोक्रेसी बेलगाम हो गई। और मैंने तो यहां तक कहा है कि ये सचिवालय नहीं, अब हमारा शॉपिंग मॉल हो गया, और इसमें बैठने वाला ब्यूरोक्रेट पूरे उत्तराखंड को बेच रहा है, वो पहाड़ की दलाली कर रहा है। कहीं नदियां बिक रही हैं, कहीं खनन हो रहा है, कहीं शराब के ठेकों की बात है। तो ये जो घटनाक्रम है, कुल मिलाकर के दिखाता है कि सरकार का ब्यूरोक्रेसी पर नियंत्रण नहीं है। और अब भी आप चेत जाइए, कल इतने लंबे समय के बाद पहली बार पूरे उत्तराखंड को लेकर के, पहाड़ को लेकर के विधानसभा में चर्चा हुई है। हालांकि अभी नीतियां कैसे बनेंगी, कैसे उत्तराखंड का जो हिस्सा विकास के जिसके लिए पूरा इस राज्य की लड़ाई को लड़ा गया था, वो विकास के विकेंद्रीकरण की बात, गैरसैंण की बात, आज इस सत्र में चाहे पक्ष ने कहा हो, विपक्ष ने कहा हो, लेकिन चंद्रनगर गैरसैंण को राजधानी बनाने की बात तो उठी है। कहना है अगर समय रहते हुए चर्चाएं पूर्ण समय पर करती जाती या पूरा समय दिया जाता चर्चाओं के लिए, सत्र बढ़ाए जाते, तो उसमें जो मुद्दे बढ़ते जा रहे हैं वो ये बढ़ते नहीं, उनके समाधान निकलते। जब आप चर्चा करेंगे, जब कोई समस्या उठेगी, तभी तो उसके समाधान की बात होगी। आज चौखुटिया से एक पदयात्रा यहाँ पर आई भुवन कठायत के नेतृत्व में, पूरा स्वास्थ्य महकमा सोया हुआ है। मंत्री जी बड़ी बेशर्मी से बयान दे रहे हैं कि हमारे पास सरप्लस डॉक्टर है। कहाँ है वो सरप्लस डॉक्टर? अस्पतालों में कॉकरोच घूम रहे हैं। आपको तो ये भी नहीं पता कि भाई अस्पताल में सबसे बेसिक जरूरत क्या है, सफाई कर्मचारी की, और आज सफाई कर्मचारियों के पद ही खत्म है। ठीक है, देहरादून शहर के अस्पताल, ऋषिकेश के अस्पताल या बड़े शहरों के अस्पतालों को, मैदानी क्षेत्रों, मेरा पहाड़ और मैदान का सवाल नहीं है, कि पूरे उत्तराखंड की बात है। बड़े शहरों के अस्पतालों को आपने ठेके पर दिया होगा सफाई के लिए, वहां सफाई कर, लेकिन हमारे दूरस्थ क्षेत्रों में सफाई कर्मचारी कहां से आएगा? तो ये नीतियों की बात है। जब विधानसभा ही नहीं चल रही है, जब सरकार भी और विपक्ष भी मित्र विपक्ष की भूमिका निभा रहे हैं, क्योंकि सत्र तो दोनों के साझे सहयोग से आहूत किए जाते हैं, उनकी कार्यावधि बढ़ाई जाती है, और तब जाकर के विधायक सत्ता पक्ष का हो, विपक्ष का हो, अपने क्षेत्र की बातों को रखता है। और जब वो अपनी बात को रखेगा तो जाहिर सी बात है, जवाबदेही तय होगी ब्यूरोक्रेसी की भी, तभी उनके समाधान भी निकलेंगे। विपक्ष भी कहीं ना कहीं, जो पहले एक विपक्ष होता था कड़क और बिल्कुल मजबूत होता था, बात मनवा के रहता था, लेकिन आज के विपक्ष में कहीं दिखाई दे रहा है? देखिए, सवाल इसी बात का है, विपक्ष जब तक गंभीरता नहीं रखेगा, जब तक एक विजनरी चीजों पर बात नहीं रखेगा, तब तक सरकार के मजे हैं। सरकार तो बैठी हुई है, ब्यूरोक्रेसी के मजे हैं, उनको तो तनख्वाह मिल ही रही है। हमने इस बात को कहा कि देखिए 2007-8 में 108 एम्बुलेंस मिली पूरे प्रदेश को, और हमें लगा था कि अच्छी सुविधा है भाई, कॉल करो और मरीज के पास, चाहे प्रसूताएं हो, चाहे नवजात बच्चे हो, या कोई अन्य इस तरीके के केस हो, उनके पास 108 एम्बुलेंस पहुंचती थी। जाहिर सी बात है, जब 2007-8 में वो शुरू हुई, तो उसके बाद उसको अपग्रेड होना चाहिए था। अपग्रेडेशन का मतलब है हाईटेक एम्बुलेंस आती, उसके बाद जहां पर चुनिंदा कुछ 4-5 अस्पतालों के बीच में एक कार्डियक एम्बुलेंस रखी जाती। लेकिन होते करते, जिस साल आप रजत जयंती वर्ष मनाने जा रहे हो, आपकी 108 एम्बुलेंस में तेल भरने को पैसे नहीं है, टायर बदलने को पैसे नहीं है, आप क्या कर रहे हैं पता नहीं। जबकि ठीक उसके उलट
2007-8 में मुख्यमंत्री से लेकर के सारा ब्यूरोक्रेट 7 लाख की एम्बेसडर कार में बैठता था, वो आज फॉर्च्यूनर में चले गए 50 लाख की। लेकिन हमारे अस्पतालों की, स्कूलों की, रोजगार की हालत खराब होती रही है। आप बता, सरकार खुद 3000 स्कूल बंद करने जा रही है और एक दूसरी तरफ रजत जयंती वर्ष का समारोह मना रहे हैं बड़े धूमधाम से। हजारों करोड़ रुपया विज्ञापनों में आप खर्च कर रहे हो, होर्डिंग्स में खर्च कर रहे हो। तो ये क्या है? ये उत्तराखंड इसलिए बना था कि ये पूरे हमारा ब्यूरोक्रेसी भी और हमारी सरकारें भी अब कम से केवल देहरादून को मुझे ऐसा लगता है कि पूरा राज्य मानती है। बाकी इसकी सीमा से बाहर क्या हो रहा है, जनता मर रही है, जनता बच रही है, स्कूल कॉलेज में अध्यापक है नहीं है, अस्पतालों में डॉक्टर है नहीं है, रोजगार के नाम पर नौजवान सड़कों पर घूम रहा है, धरना देता फिर रहा है। तो ऐसे राज्य की कल्पना हमने नहीं की थी, इसलिए हमको ये रजत जयंती वर्ष मनाने का कोई उत्साह नहीं है। सरकार बनाए, मनाए, अपने गाल बजाए, बड़े बड़े विज्ञापनों में दिखाए, वो उस पर संतुष्ट है। और जनता अगर इन सब चीजों से संतुष्ट है तो हम क्या कह सकते हैं? सबसे पहले तो मैं एक चीज स्पष्ट कर दूं कि ये जो आपदाएं हैं ये दैवीय आपदाएं नहीं है, ये मानव जनित आपदाएं हैं। जो पूरे उत्तराखंड को हम खोद रहे हैं बड़ी बड़ी मशीनों से, डेवलपमेंट के नाम पर, चार धाम योजना के नाम पर, ऑल वेदर सड़क के नाम पर। हमने तो इस बात को कहा, जिस इलाके में स्वयं भगवान भी ऑल वेदर नहीं रहते, वो भी 6 महीने के लिए नीचे उतर के आ जाते हैं, वहां ये सारी चीजें पॉसिबल नहीं है। तो इसको बड़े साइंटिफिकली और टेक्निकली समझने की जरूरत थी। संवेदनशील हमारे पहाड़ हैं, उसको ध्यान में रखते हुए हमारे यहाँ पर बड़े बड़े बांधों के बजाय, बड़ी बड़ी चौड़ी सड़कों के बजाय, जो हमारा पुराने बने हुए निर्माण कार्य थे, उनको व्यवस्थित ढंग से, हाँ, जहाँ जहाँ पर दिक्कतें हैं, शहरों के बीच में जहाँ ट्रैफिक जाम होते हैं, फंसते हैं यात्रा के समय में, उन जगहों को बेहतर तरीके से उनके लिए बाईपास निकाले जाते या उनके चौड़ीकरण की कोई योजना होती। तो ये थोड़ा सा, ये सरकार की संवेदनशीलता पर निर्भर करता है। ये सरकारें तो केवल ठेकों के लिए चल रही है, हर चीज में ठेका, खनन में ठेका, निर्माण कार्यों में ठेका। मैं तो ये उदाहरण दे रहा हूं कि आप एक डॉक्टर मांगिए, सरकार एक डॉक्टर आपको नहीं दे सकती, एक विशेषज्ञ नहीं दे सकती। आप कहिए कि नहीं, मेरे क्षेत्र में 100 बेड का अस्पताल चाहिए, कल 15 दिन के अंदर आपका शासनादेश जारी हो जाएगा। क्यों? क्योंकि उसमें बड़े निर्माण कार्य होंगे, किसी बड़े अपने ठेकेदार को ठेका दिया जाएगा। तो ये हालात है। जिस तरीके से वीवीआईपी मूवमेंट होते हैं या वीआईपी मूवमेंट होते हैं, तो उस टाइम पे उस क्षेत्र की जो समस्याएं हैं, जैसे सड़क है, लाइट है, बिजली है, पानी है, वो खत्म हो जाती हैं। और नॉर्मल टाइम में आप कितने भी अधिकारी के पास जाइए, वो खत्म नहीं होती। लोगों का कहना है कि हम इनके पास जा जाकर थक गए, लेकिन हमारी यहाँ की समस्या नहीं होती। ऐसा क्या ये कल्चर है कि वीवीआईपी आएंगे तो सब चीज़ एकदम समाधान हो जाएगा सरकार के पास, या शासन प्रशासन के पास सारी मैन पावर भी आती है? वो कहाँ से आ जाती है? क्या ये कल्चर ठीक है? ये कल्चर बिल्कुल ठीक नहीं है। वीआईपी वीवीआईपी कल्चर के बारे में हमको पड़ोसी राज्य हिमालय से सीखना चाहिए। वहां जब हिमाचल में कोई वीआईपी मूवमेंट होता है, कोई मंत्री, मुख्यमंत्री, विधायक जाते हैं, तो शिमला में कोई बत्तियां नहीं लगाता, बाहर से आया हुआ व्यक्ति भी। हमारे यहाँ तो ठीक इसके उलट है। जितना जिस तरीके से हमारे यहाँ पर लोगों को परेशान किया जाता है आए दिन, चाहे वो देहरादून की सड़कें हों, नैनीताल की सड़कें हों। हालांकि मैं ये भी कहना चाहता हूं कि प्रदेश में हमारे जो वीआईपीज हैं, हमारे जो मिनिस्टर्स हैं, उनका तो वीआईपी वीवीआईपी मूवमेंट पूरे प्रदेश में कहीं है ही नहीं। वो केवल और केवल सरकारी धन का उपयोग अपने किसी कार्यकर्ता के घर नामकंद में जाने को, वो हमारे यहाँ कहते हैं ना, बधान पूजने जाने के, इसके लिए सरकारी धन का उपयोग करते हैं। जो जनता दरबार लगाने की बातें थी, वो सब चीजें तो खत्म हो चुकी हैं। वो तो कि मैंने जैसा कहा कि देहरादून को शहर में, आज तो हमारे मिनिस्टर्स अपने घर से पूरी सरकार चला रहे हैं। कौन मिनिस्टर विधानसभा में बैठता है? आप सरकार ने तो रात्रि प्रवास का भी कार्यक्रम चलाया, कहीं धरातल पर दिखाई दे कार्यक्रम होर्डिंग्स में, उसी पर तो 1000 करोड़ रुपया खर्च होते हैं। अभी वो बड़े बड़े विज्ञापनों में वो सब इनमें चल रहे हैं। बहुत सारी योजनाएं चल रही हैं हमारे यहाँ। और मैं तो ये कह रहा हूँ कि हमारी जनता से भी निवेदन है, देखिए, हमने कई आंदोलनों में नारे लगाए, फला मंत्री आंखें खोल, मुख्यमंत्री आंखें खोल। उनकी आंखें खुली हुई हैं, उनका तो जितना उनका जो एजेंडा है वो उस पर चल रहे हैं। अब ये जनता को तय करना है कि पूरे उत्तराखंड की जनता कब अपनी आंखें खोलेगी, कब वो निर्णय लेगी कि इन 25 वर्षों में होना तो चाहिए था सरकार से 25 सवाल, लेकिन मैं तो केवल इतना कह रहा हूं, 25 साल 3 सवाल, स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगार, इस पर सरकार अपनी उपलब्धियां बता दे धरातल पर। होर्डिंग में तो खूब बताई है उन्होंने, खूब बताई है। होर्डिंग्स में हजारों करोड़ के होर्डिंग्स लगे हैं हर 100 मीटर पे, पूरे हाईवेज में।
स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगार पर सरकार श्वेत पत्र जारी कर दे कि हमारी उपलब्धियां ये हैं, आप धूमधाम से रजत जयंती मनाइए, नहीं तो इस रजत जयंती को मनाने का कोई औचित्य नहीं है। एक और सवाल मेरे ज़हन में आया है कि जिस तरीके से यूकेडी लगातार क्षेत्रीय दल है, प्रयास कर रहा है। आज हम 25 वर्ष में आ चुके हैं, रजत जयंती वर्ष मना रहे हैं। यूकेडी कहाँ असफल रह जाती है? क्यों नहीं लोगों के बीच में अपनी पैठ बना पा रही? और चुनाव से पहले लगता है कि यूकेडी के साथ जनता है, लेकिन चुनाव आते-आते कहीं न कहीं वो कन्वर्ट या बदल जाते हैं वोट। ऐसा क्या है? क्या इसको मानते हैं आप? देखिए ये यूकेडी के परिप्रेक्ष्य में तो हम ये कह सकते हैं संगठनात्मक कमजोरी हो सकती है, संसाधनों की अनुपलब्धता हो सकती है, लेकिन आज तो ये पूरे देश में हो रहा है। आज तो वोट चोरी का मामला पूरे देश में चल रहा है। अब तो हमें लगता है कि उत्तराखंड के जितने हमारी वोटर लिस्ट है उनकी भी समीक्षा होनी चाहिए, क्योंकि वोट चोरी से लेकर के तमाम सारी चीजों पर जिस तरीके से सरकार ने संवैधानिक संस्थाओं का हनन किया है, उनको एक तरीके से अपने एजेंट के रूप में उनसे कार्य करवा रहे हैं, तो ये दुर्भाग्यपूर्ण है। लेकिन उत्तराखंड क्रांति दल मजबूती से लड़ा था, लड़ रहा है और लड़ता रहेगा। वो जनता के ऊपर है कि वो हमको कितना स्वीकार करती है, अस्वीकार करती है, ये उन पर छोड़। बात करें शिक्षा की, तो शिक्षा को लेकर के आपका क्या कहना है? प्रदेश के अंदर जो 25 वर्षों में कैसे देखते हैं? मैंने कहा कि सरकार को इस पर श्वेत पत्र जारी करना चाहिए। बड़ी संख्या में स्कूल कॉलेजेस खुले, आज सरकारें उनको बंद कर रही हैं। लोग जाना नहीं चाहते, उस पर कभी सरकारों ने समीक्षा नहीं करी। हमारा इवन न केवल प्राथमिक शिक्षा, माध्यमिक शिक्षा, बल्कि तकनीकी शिक्षण संस्थानों के हालात भी खराब हैं। आप आंकड़े उठा करके देख लीजिए, पिथौरागढ़ का इंजीनियरिंग कॉलेज हो, पॉलिटेक्निक कॉलेज हो, द्वाराहाट का विपिन त्रिपाठी कुमाऊं प्रौद्योगिकी संस्थान हो, पॉलिटेक्निक हो, घुड़दौड़ी पंडित गोविंद वल्लभ पंत घुड़दौड़ी इंजीनियरिंग कॉलेज हो, हमारे आईआईटीज हो, वो भवन बनने तक सीमित रहे। उसके बाद समय के साथ न तो उनमें ट्रेड नए क्या होने चाहिए, न वो ट्रेड्स अपग्रेड हुए हैं, न उनमें वर्तमान के हिसाब से शिक्षकों की नियुक्तियां हुई हैं। असिस्टेंट प्रोफेसर से लेकर के पिछले 12 वर्षों से तमाम पद खाली पड़े हैं। केवल और केवल अगर डेवलपमेंट इसी चीज का फायदा उठा करके ये प्राइवेटाइजेशन हो रहा है। सारे कॉलेजेस, तकनीकी शिक्षण संस्थान से लेकर के मेडिकल कॉलेज अधिकांश देहरादून में प्राइवेट खुलते चले जा रहे हैं और आम जनता मजबूर है इन प्राइवेट संस्थानों में पढ़ाई करने को। और ये सरकार की नाकामी है, सबसे बड़ी नाकामी है। जिस संविधान ने हमको ये अधिकार दिए हैं कि शिक्षा हमारा अधिकार है, उस अधिकार के खिलाफ इन सरकारों ने काम किया है, इसलिए ये हालात बने। रोजगार की बात करें तो रोजगार को लेकर भी गांव के गांव खाली हैं, पलायन हो रहा है। कुछ लोग कामयाब हैं तो देहरादून की तरफ भाग रहे हैं। तो ऐसा क्या है कि जो पहाड़ में जाना नहीं चाहते? जबकि बात करें देश के जो कई राज्यों में जो उच्च पद पर बैठे अधिकारी वो उत्तराखंड से ही आते हैं। और सैनिक की बात करें तो सैनिक बहुल्य क्षेत्र भी माना जाता है। फिर भी जो पहाड़ के गांव हैं वो खाली के खाली हैं। क्या वो दोबारा अपने गांव में आने नहीं चाहते या क्या कारण है? देखिए बहुत ये सारी चीजें एक दूसरे से रिलेटेड है। हमने कहा स्वास्थ्य अस्पतालों की हालत ठीक नहीं है, तो जो सक्षम व्यक्ति है वो जाहिर सी बात है इलाज के लिए बाहर की तरफ जाएगा। स्कूल बेहतर नहीं होंगे तो जाहिर सी बात है जो थोड़ा सा भी सक्षम होगा वो अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए दूसरी तरफ पलायन करेगा। रोजगार के मामले में जो पूरे पर्वतीय क्षेत्रों में लघु उद्योग, कुटीर उद्योग, मझोले उद्योगों का जाल बिछाया जा सकता था, वो कागजों और होर्डिंग्स में है। कहीं कोई उद्योग नहीं है तो काम कैसे मिलेगा? आपने नए जितने बड़े संस्थान सरकारी गैर सरकारी खुले वो देहरादून, हरिद्वार के आसपास खुले। पर्वतीय क्षेत्रों को कभी आपने महत्व नहीं दिया। अगर वो कम से कम वो शिक्षण संस्थान भी वहां पर खुलते, कोई इंजीनियरिंग कॉलेज खुलता तो 100, 200, 500 लोगों को रोजगार मिलता। पर्यटन के क्षेत्र में आप बहुत पुरातन समय से चार धाम पर यात्रा जो चली आ रही है, जो अपने आप बनी हुई है, जिसमें पूरे देश और दुनिया के लोग आते हैं। सरकार उसमें अपनी उपलब्धियां गिनाती है, फैसिलिटीज कुछ है नहीं, नए पर्यटन क्षेत्र हमने विकसित नहीं किए। जैसे मैंने कहा कि आ, एक पहाड़ के व्यक्ति बाहर जाकर के कामयाब हो जाता है, उसको फिर पहाड़ की याद, पहाड़ के गांव की याद या अपने जो परिवार है उसकी याद क्यों नहीं आती? जब वो कामयाब हो गया
उसको पहाड़ की तरफ मुड़कर देखना चाहिए। अगर आप पूरे भारत की बात करेंगे तो इंडिया में आप हर क्षेत्र में एक जो पहाड़ मूल का निवासी है वो कामयाब अच्छा व्यक्ति बना है, लेकिन दुर्भाग्य यही है कि वो पीछे मुड़ के नहीं देखता। देखिए, ये तो एक प्रकृति का नियम है कि आदमी सतत परिवर्तन चाहता है। वो एक जगह से दूसरी जगह जाता है। लेकिन जब तक सुविधाएँ नहीं होगी, जो सरकार को जो सुविधाएँ देनी, आज भी हमारे पास जो एयरपोर्ट्स हैं, वो बड़ी मुश्किल से कहीं पर कोई गौचर का की हवाई पट्टी है, उत्तरकाशी की हवाई पट्टी है, पिथौरागढ़ की हवाई पट्टी है, आप उनको रेगुलर संचालित नहीं कर पा रहे हैं। आज लोगों के पास पैसा तो है लेकिन समय नहीं है। आज बॉम्बे से बड़ी संख्या में लोग, पिथौरागढ़ जनपद के जो लोग हैं, वो आना चाहते हैं, जाना चाहते हैं। लेकिन जब आप फैसिलिटीज़ ही नहीं दोगे, आप एक हवाई पट्टी जो 1992 में जिसका शिलान्यास हो गया, फिर राज्य बनने के इन 25 वर्षों में आप कंटिन्यूअस हवाई सेवाएँ उसमें शुरू नहीं कर पाए हैं। अंग्रेजों ने 150 साल पहले रेल की कल्पना की थी, आज आप उस 150 साल पुरानी कल्पना को में पूरे पहाड़ को खोद रहे हैं। तो इसमें ये सरकार की का एक विज़न किस तरीके का है, क्या उनकी समझ है, ये दिखाई देती हैं चीज़ें। तो हमको त्वरित कुछ कुछ ऐसे नीतियों को स्पष्ट करना होगा, भई प्रवासियों को भी आने के लिए, चाहे वो उद्योगपति हो, वो आए, यहाँ पर बैठें। हम बाहर के लोगों का प्रवासी सम्मेलन तो अभी अभी थोड़े दिन कल परसों ही हुआ है, उससे पहले भी एक हुआ था, उसका फायदा क्या हो रहा है? यही सवाल है। ये केवल अखबारी विज्ञापनों के लिए, अखबारी खबर बनने के लिए ये सम्मेलन होते रहते हैं। उस पर ठोस सिंगल विंडो सिस्टम, आज तक कोई उद्योगपति यहाँ आना चाहता है तो सबसे पहला तो हमारी सरकार या ब्यूरोक्रेसी उसमें ये तय करने में लग जाता है कि हमारा हिस्सा क्या होगा। वो आता है, सोचता है, देखता है, उसके बाद भाग जाता है, और ये 25 वर्षों में लगातार हो रहा है। इसके पीड़ित तो विधायक भी हैं। कल कांग्रेस के एक विधायक ने बोला था कि पहले जी हमारा कमीशन काट के हमें फिर दे दीजिए। नहीं, तो सवाल इसी बात का तो है, तो इसकी ये लड़ाई अगर वो हमने हमने तो विधानसभा में इसको कई बार कहा कि कसम खाएं भाई, जिनको जो कमीशन नहीं लेते हैं, गंगा जल उठा करके हाथ में कमीशन खाएं, गंगा जल उठा करके कसम खाएं। गंगा जल बिल्कुल। तो ये तो भ्रष्टाचार तो एक सबसे बड़ी समस्या है ही है। अब उस पर नियंत्रण किसका होगा? अगर अधिकारी भ्रष्टाचार कर रहा है तो सरकार का नियंत्रण होना चाहिए, लेकिन यहाँ सरकार खुद भ्रष्टाचार में लिप्त है, तो किस बात का नियंत्रण? सबको खुली छूट है। हरीश रावत जी ने एक बार बयान दिया था, भाई जिसको जैसे करके अपना हिस्सा लेना है लेते जाए, काम करते जाए, वो परंपरा, वो परिपाटी चल रही है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमारे सवालों का जवाब दिया। अगर ये ऐसे ही आपको और प्रोग्राम देखने, कार्यक्रम देखने, तो हमारे चैनल है उसको फॉलो कीजिए, फेसबुक पर भी आप फॉलो कीजिए और अपने सुझाव जरूर दीजिए ये कार्यक्रम कैसे हैं, और आपके पास भी कोई कार्यक्रम हो तो हमें सुझाव जरूर दीजिए, हम आपसे संपर्क जरूर करेंगे।